नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारा YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना भूले मत। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न 2 के सभी प्रश्नों के बारे में। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न 2 के बारे में। प्रश्न 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण कीजिए। क्या करना है, जो भी हमें स्थिति दी होगी समीकरण में और प्रश्न में, उसको हमें कौन से स्वरूप में, द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ निरूपण करना है, हल नहीं करना, सिर्फ निरूपण करना है। तो उसका प्रश्न 2 का पहला पढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई की दुगनी से एक अधिक है। हमें भूगर्भ की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लेकिन प्रश्न में लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी ये बोला गया, लेकिन हमें तो क्या करना है, इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सके ऐसा द्विघात समीकरण ही हमें लाना है, सिर्फ निरूपित ही करना है। तो पहले तो किसकी बात हो रही है, तो आयताकार भूखंड की। तो आयताकार का भूखंड हम ऐसे आकृति में मान लेते हैं। अब लंबाई आयताकार में क्या हो सकता है, तो लंबाई होती है और दूसरा क्या होती है, चौड़ाई होती है। क्षेत्रफल की बात की तो क्षेत्रफल यानी कि ये तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में जैसे ही दिया गया वैसे ही मान लेते हैं। पहले तो एक आयताकार भूखंड की क्षेत्रफल ही दिया, लंबाई नहीं दी, नहीं चौड़ाई दी, तो कुछ ना कुछ दिया होगा, तो मान लेते कुछ भी। तो माना कि भूखंड की चौड़ाई हम मान लेते हैं कि x है, चौड़ाई x मीटर है। मैंने चौड़ाई मान ली x मीटर। अब आगे क्यों, क्योंकि मुझे प्रश्न में बोला गया है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई के दुगनी से अधिक है। कितनी अधिक है, 1। तो माना कि मैंने क्या मान लिया, चौड़ाई x है। ये प्रश्न ध्यान से पढ़ना। माना कि मैंने चौड़ाई x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई, अब लंबाई पढ़ते हैं, तो लंबाई चौड़ाई की दुगनी से, चौड़ाई की दुगनी यानी कि ये x है, तो ये x प्लस x हुआ, दुगनी से, अभी आधा ही पड़ा है, दुगनी से एक अधिक है यानी कि +1 यानी कि 2x, एक अधिक, दुगनी ये हुआ और एक अधिक यानी कि +1 मीटर है। तो हमें लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई। अब पहली वाक्य पढ़ो, क्षेत्रफल 528 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो हमारे पास कितनी है, x, और चौड़ाई कितनी है हमारे पास, 2x + 1। अब इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, यानी कि मीटर गुणा मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरफ भी 528 मीटर स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, तो x के साथ इन दोनों को गुणा कर दूं मैं, तो x गुणा 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और x गुणा 1, x बराबर 528 को इस तरफ ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, 2x वर्ग वत्ता x माइनस 528 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण मिल गया। तो ये समीकरण क्या दर्शाता है, तो इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करना, तो इस समीकरण याद आएगा, यानी कि इस लंबाई और चौड़ाई को संतुष्ट करता है।
हाँ, आगे आप इसे याद करते सकते हो कि लंबाई क्या है, चौड़ाई, लेकिन हमें प्रश्न में सिर्फ बोला गया है कि सिर्फ निरूपित कीजिए, हमने इसलिए निरूपित किया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न 2 का दूसरा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें उन गुणनफल को ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, तो हमें तो सिर्फ द्विघात समीकरण ज्ञात करना है ना, सिर्फ बताना है कि द्विघात समीकरण इसका क्या बनेगा। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की बात करी, तो यहाँ पे मैं धनात्मक पूर्णांक की बात करूँ तो 1 लो तो 1 के बाद 2 होता है, यानी कि 1 + 1 हुआ। इस तरफ आगे जाऊं तो 2 + 1 होगा तभी 3 आएगा ना, उसी तरह 3 + 1 होगा तभी 4 आएगा, यानी कि +1 1 बढ़ते जाएगा। यानी कि पहला गुणनफल यानी कि पहला पूर्णांक माना कि पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक। अब क्रमागत बोला है यानी कि उसके बाद वाला दूसरा तुरंत, तो धन पूर्णांक में हमने क्या देखा, एक एक बढ़ता जा रहा है, यानी कि x + 1 हो जाएगा दूसरा पूर्णांक। तो पहला और दूसरा पूर्णांक मिल गया। अब उसका गुणनफल बोला गया है, वाक्य ध्यान से पढ़ो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि इन दोनों का गुणा यानी कि x गुणा x + 1 गुणनफल बोला है = 306। तो गुणा करते हैं, x गुणा x x² x गुणा 1 + x बराबर 306। 306 को इस तरफ ले आते हैं, x² + x - 306 बराबर 0। तो ये तो बहुत आसान हो गया, यहीं पे समीकरण आ गया। तो ये समीकरण किसका है, तो दो धनात्मक क्रमागत लिखना जरूरी है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल 306 है, उसको संतुष्ट करता है। यानी कि आगे आपको ज्ञात करना हो कि कौन से पूर्णांक है पहला और दूसरा, वो भी ज्ञात कर सकते हैं। हमें सिर्फ समीकरण दर्शाना था, इसलिए हमने समीकरण दर्शा दिया। तीसरा प्रश्न 2 का तीसरा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे, रोहन से उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु वर्ष में, काउंस में लिखा है वर्ष में, याद रखना। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 साल के बाद 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन और रोहन की माँ की आयु ज्ञात करनी, लेकिन हमें तो सिर्फ द्विघात समीकरण में निरूपित करना है, प्रश्न याद रखना। तो पहले क्या करेंगे, तो जो दिया है वो पहली लाइन पढ़ते। तो रोहन और रोहन की माँ की बात हो रही है, तो पहले रोहन और किसकी बात हो रही है, रोहन की माँ, और उन दोनों की आयु की बात हो रही है। अब दोनों की आयु तो दी नहीं है, तो माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष ले लेते हैं। तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, उससे 26 साल बड़ी, यानी कि x + 26 हो जाएगा, 26 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद ये पहली रीति पढ़ी हमने, तब पता चला कि उसकी माँ 26 साल बड़ी। अब दूसरी लाइन पढ़ते, उसकी आयु का रोहन गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो पहले 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, तो 3 प्लस हो जाएगा, यानी कि x + 3, और रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु कितनी थी पहले, x + 26, तो अब +3 साल बढ़ गए, यानी कि
वर्ष लिखना भूलना नहीं। तो x प्लस 26 और 3 29, यानी कि x प्लस 29 वर्ष। अब हमें 3 साल के बाद का याद रह गया। 3 साल के बाद इन दोनों का गुणन कितना होता है, गुणनफल 360, यानी कि दोनों की आयु का गुणनफल 360, यानी कि रोहन की कितनी है अभी 3 साल के बाद x प्लस 3 इंटू उसकी माँ की x प्लस 29 बराबर 360। अब इसको, ये तो हमारा समीकरण थोड़ा और हल कर देते हैं इसको, तो x के साथ पूरा कौंस, यानी कि x गुणा x प्लस 29, उसके बाद बचा क्या प्लस 3, उसके साथ पूरा x प्लस 29 बराबर कितना है 360। 360 लिखा है। अब x के साथ x वाला गुणा करोगे तो x स्क्वायर, x गुणा 29 यानी कि 29x, उसी तरह 3 गुणा x 3x प्लस प्लस ही, यानी कि चिन्हों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 29 गुणा कितना 3, तो 87 87 बराबर 360। अब क्या करेंगे x स्क्वायर वाले, तो x स्क्वायर वाला एक ही है x स्क्वायर, फिर x वाले 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x। अब 360 को इस तरफ ले आते हैं तो 87 तो प्लस में और 360 प्लस में इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा माइनस 360, प्लस और माइनस माइनस होगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 32x। अब प्लस और माइनस माइनस होगा, यानी कि 360 में से 87 जाएगा तो 273, यानी कि 273। अब प्लस और माइनस यहाँ पे देखो तो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा, प्लस और माइनस माइनस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह, तो बड़ी संख्या कौन सी है 360, यानी कि ये माइनस रहेगा इक्वल टू 0। तो हमारा समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। तो ये क्या आया, तो रोहन और उसकी माँ की आयु को संतुष्ट करता है। यह समीकरण रोहन और रोहन की माँ की आयु को संतुष्ट करता है। प्रश्न 2 का चौथा प्रश्न, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर प्रति दूरी समान चाल से तय करती है। क्या बोला है, समान चाल से एक रेलगाड़ी यहां तक ये दूरी तक जाती है। रेलगाड़ी प्रश्न 2 का चौथा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी प्रश्न 2 का चौथा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। रेलगाड़ी कितनी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, यानी कि ये स्पीड थोड़ी कम हो जाए, तो वह उसकी दूरी तय करने 3 घंटे से अधिक लगी, यानी कि पहले जितना समय लेती है उससे ज्यादा समय लेगी, यानी कि 3 घंटे अधिक लेगी, तो रेलगाड़ी की चाल क्या की है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल। लेकिन हमें तो यहाँ पे द्विघात समीकरण ही बनाना है इसका, तो द्विघात समीकरण बनाते। तो पहले तो क्या क्या दिया है, तो रेलगाड़ी का कुल अंतर दिया है और समान चाल तय करती है। तो पहले चाल नहीं पता तो चाल को मान लेते, तो माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुल अंतर क्या दिया है, तो कुल दूरी
कितना दिया है 480 किलोमीटर। तो ये समान चाल से जब चल रही है, समान चाल से जब चल रही है तो उसका समय कितना लगेगा। तो समान चाल से चल रही है तब लिया गया समय, तो समय क्या होता है, तो समय कब, तो समय यानी कि कुल दूरी बट्टे में चाल हो जाएगा ना। तो हमारी कुल दूरी कितनी है 480 किलोमीटर प्रति हर्स, और हमारे पास चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति हर्स। कुल दूरी हमारे पास 480 किलोमीटर। अब हमें दूसरा, अब ये लाइन पढ़ो, तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए, तो पहले कितनी थी चाल x, तो अब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई यानी किस में से, तो इसमें से x में से ना, तो चाल बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी तो उतनी ही है, तो उसका समय कितना लगेगा, तो लिया गया समय, दूरी तो उतनी ही है लेकिन हमारी क्या बदल गई चाल, तो चाल कितनी हो गई x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था हमारा जब समान, क्या बोला गया था, समान चाल थी तब, और ये 8 किलोमीटर कम, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई चाल तब। अब बात करें, अब इसको हम स्थिति 1 ले लेते हैं, स्थिति 1। तो स्थिति 1 क्या कहती है कि जब वो समान चाल से गति करती है तो उसको दिया गया टाइम 480 बट्टे x किलोमीटर प्रति घंटा है, और अब जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा लेट है तो उसका समय 480 बट्टे x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें दोनों स्थितियों का समय मालूम है। अब बोला गया है कि उसी दूरी को तय करने के लिए जो अभी की स्थिति है, यानी कि जब लेट होती है तो 3 घंटे ज्यादा लेती है, यानी कि ये इसका समय अधिक हुआ इससे, यानी कि 480 बट्टे x माइनस 8, इसको जितना समय लग रहा है और पहले जितना समय लग रहा था जब समान चाल से गति कर दी थी, उसका समय उन दोनों को माइनस करने पर ये ज्यादा समय ले रहा है, कितना, तो 3, यानी कि जो भी इसका समय मिलेगा जो पहले लिया था और उसके बाद लेट होने पर जितना समय लगा, उन दोनों का माइनस करने पर ये 3 घंटे ज्यादा लेती है, यानी कि बचा 3। तो ये हो गया हमारा समीकरण। अब इसको जरा हल करते हैं। तो अब यहाँ पे क्रॉस गुणा करते हैं। अब एलसीएम लोगे तो क्या होगा, तो एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 8। अब मेरे पास यहाँ पे x माइनस 8 है, यानी कि इसके पास x नहीं, यानी कि ऊपर नीचे x से गुणा करना पड़ेगा। तो 480 इंटू एक्स यानी कि 480x बराबर है। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x माइनस 8 नहीं है, माइनस 480 यानी कि x माइनस 8 से गुणा करना पड़ेगा। x माइनस 8 ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8, और नीचे तो x गुणा एक्स माइनस 8 तो रहेगा बराबर 3। अब इसको हल करते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो 480x, अब 480 काउंस में x माइनस 8 है, तो हम क्या करेंगे, पहले के साथ पहला यानी कि 480 गुणा 8 x यानी कि 480x, और माइनस और प्लस और माइनस माइनस चिन्ह रहेगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस 8 के साथ गुणा करोगे 480 का तो आएगा आंसर 3840। लेकिन यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएगा। उसी तरह नीचे भी गुणा करते हैं तो x गुणा x, एक्स स्क्वायर हो गया, x गुणा 8x हो गया, इस तरफ बराबर 3। अब एक काम करते हैं, ये भाग में उस तरफ ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, और ये 480 एक बार प्लस है और एक बार माइनस, यानी कि 480x कर लिया, तो बचा क्या सिर्फ 3840
बराबर 3 इस तरफ गया, यानी कि x² माइनस 8x 3840। अब ये तो भाग में था, इस तरफ गुणा में, यानी कि गुणा करोगे तो 3 गुणा x², 3x², अब 3 गुणा 8x, तो 8 टाली 24x। अब क्या करेंगे, 3840 को भी इस तरफ ले जाएंगे, यानी कि 3x² 24x, 3840 इस तरफ आ रहा है, यानी कि प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3840 बराबर 0। तो ये हुआ हमारा समीकरण। लेकिन अभी भी कुछ कॉमन निकल रहा, तो यहाँ पे 3 है, तो सब में 3 है, और तो 8 ताले 24, इसमें भी 3 का गुणनखंड है, तो इसमें से 3 कॉमन निकाले, तो 3 मैंने यानी कि 3 से भाग दो इस समीकरण को, पूरे समीकरण को 3 से भाग दो, तो बचेगा क्या, x², 8 टाले 24, यानी कि 8 बचेगा 8x। अब यहाँ पे 1280 गुणा 3 करोगे तो 3840, यानी कि 1280 इक्वल टू 0। तो हमारा समीकरण क्या है, x² माइनस 8x माइनस 1280। तो ये क्या है, तो हमारे समीकरण किसको संतुष्ट करता है, तो ये समीकरण एक रेलगाड़ी जो समान चाल से और 480 किलोमीटर समय करती थी, और उसकी यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति कम हो जाए तो उसकी चाल कितनी होगी, उसको संतुष्ट करती है, यानी कि ये समीकरण ये क्वेश्चन को संतुष्ट करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और सोशल मीडिया पे शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।